द मूजी शो। तो भाइयों और बहनों, पूरे हिंदुस्तान से कई बच्चे आईआईटी और जेईई क्रैक करने का सपना लेकर कोटा में आते हैं और काफ़ी प्रेशर के साथ अपनी कोचिंग की प्रेप करते हैं। इस बीच में उन लोगों को कई मेंटल हेल्थ से गुजरना पड़ता है और उस पर ना उनके पेरेंट्स बात करना चाहते, ना वो फैकल्टीज जो उनको 8-8, 9-9, 10-10 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर विनायक पाठक सर, जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर 7 साल के एक्सपीरियंस में काफ़ी ऐसे केसेस देखे हैं जो कि मेंटल हेल्थ के थ्रू उन अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे और कई लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी से बाहर निकाला। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बस मैं बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक्स, आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं डॉक्टर विनायक पाठक हूँ और मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं सुधा हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों में काम कर रहा हूँ और बाकी टाइम मैं एज अ कंसल्टेंट अलग अलग सेंटर्स में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में विजिट करता रहता हूँ। तो अभी फिलहाल तो मैं वाइब्रेंट एकेडमी के साथ एसोसिएटेड हूँ और मेरा काम होता है बच्चों की मेंटल हेल्थ को मॉनिटर करते रहना। ओके। तो मत सो कि जैसे जो स्टडी रिलेटेड स्ट्रेस है या स्टडी रिलेटेड प्रेशर है, बर्नआउट है, उसको मैं समहाउ मॉनिटर करता रहता हूँ उस तरह से कि बच्चों में कोई ऐसा समहाउ कोई ग्रेव मेंटल डिसऑर्डर की तरह वो एंटिटी ना डेवलप हो जाए। और बाकी टाइम हाँ, मैं रहता ज़्यादातर बच्चों के टच में हूँ, बट ऑलमोस्ट हर प्रोफाइल के पेशेंट्स मेरे पास होते हैं, हाई प्रोफाइल के। तो मेरा जो शुरुआती जो एजेंडा था ना, जब मैं यहाँ कोटा में आया ही था, तो द ओनली टैग दैट आई स्टार्टेड वाज कि प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। ओके। वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू करी है। इनफैक्ट मेरे जो फादर है उनके ओपीडी से ही मैंने अपना प्रैक्टिस शुरू किया था। तो जब मैं वहाँ आया था तो आई वाज लाइक कि फर्स्ट इट शुड बी लाइक मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, जहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स को रेस किया जाए जहाँ पे लोग छुपाते हैं क्या फॉर सम रीजंस नहीं बता पाते। और फिर सेकेंडरी ये कि भाई कहीं ऐसा है कि पेरेंट्स के समहाउ डरने से या पेरेंट्स के ना बताने की वजह से सफर कर रहे होते हैं। तो मैंने इसको शुरुआत ही इस तरह से करी कि फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर मेंटल हेल्थ। बार बार लोगों में आगे जाके कि भाई आप इस चीज में तो पीछे मत हटो, जब आपको पहचान में आ ही गया है। कई बार मैंने ये भी किया कि फ्री में देख दिया। एंड देयर वर इंस्टेंसेस जब मैंने उनसे कहा कि तू सिर्फ आ मुझसे बात कर, मुझे बता क्या हुआ। मल्टीपल टाइम्स मैंने ये भी किया कि आ बैठ बता मुझे क्या हुआ। तो एक तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके दिमाग से उन थॉट्स का बर्डन हटा रहा हूँ। एंड कई बार ऐसा भी हुआ कि मुझे आगे जाके फिर ये करना पड़ा कि मैं प्रायोरिटी बेसिस पे सबको देख लूँ। ओके। आई मेड दिस अ रूल कि अगर जिस टाइम भी आ रहा है, कोई बात नहीं, जैसे भी आ रहा है, मेरे पास आ रहा है और मुझे कुछ बताना चाहता है, मैं बैठ के सुनूंगी। वो बढ़ते बढ़ते वो इस तरह चला गया कि पीपल वर विलिंग टू कम एंड टॉक टू मी। और वो बढ़ते बढ़ते एक्सटेंड तक चला गया कि देयर आर मेनी पीपल ओवरसीज जो सिर्फ इसलिए लाइक दे आर ट्राइंग टू कांटेक्ट मी जस्ट कि बस मुझसे बात करो, लिसन टू मी व्हाट्स हैपनिंग विद मी। एंड उनके लिए कि भाई आप जो भी सजेशन देते हो XYZ ABC, अब ये समहाउ क्या होता है कि कीपिंग इन माइंड कि वो उस कंडीशन से कोप कैसे कर रहा है, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि मतलब किस हालात में उसके साथ ये सब शुरू हुआ। पर सर, अभी जो सबसे बड़ी बात जो हो रही है और लोगों को पता कैसे चले कि उनकी मेंटल हेल्थ पे कुछ इश्यूज है या उनकी मेंटल हेल्थ खराब है, पहचाने कैसे उस चीज को? अजी इसमें ना मेरे को जब मैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे भी था तो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, नॉर्मेलिटी। अब क्या होता है कि हर किसी का नॉर्मेलिटी अलग अलग होता है। द थिंग इज कि मेरा नॉर्मेलिटी और आपका नॉर्मेलिटी एक जैसा नहीं होगा, पर मेरा जो डे टू डे नॉर्मल है ना, वो अगर डिरेल हो रहा है तो गड़बड़ है। अच्छा, इसको कैसे समझाते हैं कि हम जब वहाँ पे सेंटर पे थे तो क्या होता था कि यूजुअली हमारे पास, क्योंकि बैक टू बैक ऐसे पेशेंट्स आ रहे थे जिनको साइकोसिस है, मतलब किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम है उनको। इसके बीच में ये एक फॉरेन नेशनल को लेके आए थे एंड द इशू वाज कि रिसेंटली उसका जो फादर है वो ही पास्ड अवे। और ये क्या करता था, ही यूज्ड टू सी हिज फादर एंड यूज्ड टू कनेक्ट विद हिम। तो इन अ वे वो इससे टू वे कन्वर्सेशन हैपनिंग और लोगों को डर लगता था कि अपने आप से बातें करना। ओके। तो जब मैंने उससे बात करी तो उसमें, और इस चीज के अलावा जो उसने मुझे आके बताया कि साहब 1 घंटा अपने आप से बातें करता, इस चीज के अलावा और कोई पॉइंटर था ही नहीं। जिसको आप ये कहो कि भाई उस लेवल पे इसको कुछ डिस्टरबेंस हो रही है,
फिर हम तो पूरा मेंटल असेसमेंट करते हैं, अब उसमें समय लगता है 1-1.5 घंटा लगता है। ओके फिर बाहर आने के बाद उनसे मैंने ये कहा कि इनके कल्चर में, इन लोगों के कल्चर में अपने डिजीज वन से बात करना फॉर द 6 months और 1 year ड्यूरेशन कॉमन है कि कॉमन ये लोग करते हैं। तो पर्टिकुलर हर इंसान के बॉडी के अकॉर्डिंग या उसके जेनेटिकली मेंटल हेल्थ का अलग ट्रॉमा चलता है जिंदगी के अंदर। सर मैं छोटी सी चीज ये पूछना चाहूँगा कि मान लो किसी को हेल्थ इश्यूज है, जैसे कि कोटा में काफ़ी बच्चे पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं पढ़ने, और बच्चे की एज जो होती है वो 19-20 साल का बच्चा होता है। अब जो समझदार इंसान हो तो कहीं ना कहीं वो समझ जाए, तो पहला जो सिम्पटम होता है या पहला कुछ ऐसा क्या बेसिक हर एक क्लाइंट में आपने देखा है कि उसका मेंटल हेल्थ पे कुछ इश्यूज है या कोई ट्रॉमा है, तो वो पहला सिंबल क्या होता है जो कि इंसान को पता लगे, उसके बाद वो एक्शन ले डॉक्टर के पास जाने का या अपने पेरेंट्स को बोलने का? खुद को सबसे पहले पता होता है वो क्या एक साइन होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी खराब होना स्टार्ट हुई है या हो रही है? मजी इसमें ना 2 चीजें बहुत कॉमन होती है। एक तो तुम्हारा जो डे टू डे रूटीन है वो डिस्टर्ब हो गया, वो वैसा नहीं जैसा हुआ करता था। अब उसके लिए रीजंस जो भी आप बोल लो कि भाई मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा उस तरह से, या मेरा डिरेलमेंट हो रहा है बिल्कुल कि मैं नहीं समझ पा रहा मैं क्या करूँ, या फिर मैं पूरे दिन इरिटेबल रहता हूँ। दूसरा जो है मोस्ट कॉमन वो है स्लीप। ओके वो कई इंस्टेंसेस में तो खुद लोगों ने मुझे आके कहा है कि मुझे प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में क्योंकि मैं ठीक से सो नहीं रहा। ओके तो अब उसके रीजंस आप 10 तरह के जोड़, मतलब ऐसे कि मैं बहुत ज्यादा सोचने लग गया हूँ, या ऐसे कि मैं रूमिनेटिव साइकिल चलाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चलता रहता है, मैं सोता नहीं। फिर थर्ड मोस्ट कॉमन है कि भाई मैं पहले रात को पढ़ता था, एंड अब क्या हुआ कि अब जब मुझे लगा कि मुझे मॉर्निंग में कंसंट्रेशन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या चीजें याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने रात को सोना शुरू किया, बट सो नहीं पाता। ओके तो ये इस तरह से स्टार्टिंग होती है। अब क्या होता है, स्लीप डिप्राइवेशन इटसेल्फ डिप्रेशन का एक रीजन। स्लीप, हाँ, डिप्राइवेशन एज इन जहाँ पे उसको नॉर्मल, अच्छा एक हर किसी का नॉर्मल अलग है। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो बीच बीच में पावर नैप्स लेते रहते हैं, वो फिर वापस से एक्टिव रहते हैं। जो आपकी रात की नींद है ना, वो आपकी सिकार्डियन रिदम को मेंटेन रखता है। जितना भी रिपेयर वर्क है ब्रेन में वो रात को हो रहा है। ओके तो इसलिए मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि रात की नींद को सेक्रीफाइस मत करो। वंस इन अ फोर्टनाइट या वंस इन अ ब्लू मून, 15 दिन में एक बार कोई ऐसा था आपने नहीं सोए, ठीक है, कोई बात नहीं, रोज मत, रोज नहीं, वो गलत। फिर बच्चों में उसके अलावा क्या इश्यूज होते हैं? द मोस्ट कॉमन है इसकी मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन गई, फोकस नहीं कर पाते हैं वो एक चीज, और उसका भी ऐसे प्रेजेंटेशन होता है कि उनको अपने लेवल पे लगता है कि मुझे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर हो गया। तो वो फिर आगे टेस्ट भी कराते हैं। कई ऐसे हैं कि सर आप तो कैसे भी करके कंसंट्रेशन ठीक करो मेरा। एंड कई जैसा आपने पहले भी मुझे 1-2 बार कहा था कि पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से, हाँ, अब वो क्या होता है जब मुझसे कोई ये कहता है ना कि सिर्फ पढ़ाई का सिर्फ एजुकेशनल स्ट्रेस है, नहीं, वो कंपैरिजन कर, ओके, और यहाँ से इनकी प्रॉब्लम शुरू होती है। क्या है ना कि इसको मैं बच्चों को एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कि 12th तक आपने सभी ने बराबर नॉलेज अर्न करी है, आपने उन्हीं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर किया, आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, बिल्कुल, फिर आप कोटा आए हो जी, सपोजिटली, एक तो वो है जो कोटा में ही है शुरू से, तो उनको थोड़ा इस कॉन्सेप्ट का टच होता है। जब आप कोटा में आए हो और आपने जब एक्चुअल में यहाँ आके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पेपर दिया है, तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं जैसे मेरे बोर्ड्स में नंबर आया ना, बिल्कुल वैसे यहाँ है, उसमें भी वो हाँ, बहुत अच्छा हाँ। तो वो चीज एकदम से इन लोगों के लिए जैसे ही यहाँ आते हैं वो एक शॉक वैल्यू कैरी करता है। और उसका रीजन ये है कि यहाँ आने के बाद जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हो ना, मजीद पेपर जो होता है ना आपका, वो 4 चीजों का होता है। ये हमें लगता है कि हम सिलेबस को पढ़ के पेपर दे रहे हैं, नहीं, वो आपका पेपर ले रहे हैं, 4 चीजों को देखना चाहते हैं बच्चे। एक तो आपकी जो परसिस्टेंस है वो कैसी है, ओके, मतलब कि आप स्ट्रेस में यील्ड होते हो क्या, मतलब जैसे आपका समय बहुत स्ट्रेसफुल है, आप ये समझ गए हो कि मुझे बहुत बहुत सारा पढ़ना है, जैसे कि मतलब मेरे आगे ये किताब मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और नहीं आने पे मेरे नंबर डिस्टर्ब होंगे। और दूसरी चीज जो है द मोस्ट कॉमन इन कंपटीशन, कि आपने उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कितनी बार पढ़ा है, आपने कितनी बार उसका रिपीटिशन किया, इस तरह से कि वो एक ऑटोमेटिक लेवल पे आ गया है कि अब मैं इस चीज को अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं एक बार में कर दूँ, एक बार, मुझे सोचना भी नहीं पड़ता। और तीसरा जो पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइज कितने हो आप।
मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं साहब इतना सिलेबस है और हमें तो पैनिक अटैक होता है बच्चों में। बच्चों में और खासकर उन बच्चों में आप देखोगे जो टेबल पे ही किताबें एक के ऊपर एक फाइल बना के अच्छा, उनको देख के वो लोग डिप्रेशन में अटैक्स पढ़ते हैं, अटैक्स पढ़ते हैं। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि टेबल से हटा दो भाई, आप एक बार में एक ही बुक पढ़ पाओगे। एग्जैक्टली। और जो पढ़ रहे हो उसी को सामने रखो, बहुत सारी मत रखो। तो ऐसे मैं इन बच्चों से कहता हूँ कि जितना ऑर्गेनाइज्ड होके पढ़ोगे ना उतना कम स्ट्रेस में आओगे। और उसका रीजन ये है कि अगर मैं एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मुझे पता है पेपर है, मैं एक ऐसा चैप्टर पढ़ रहा हूँ जिसका वेटेज ही 20% है, मतलब कि 5 साल में कोई 2 क्वेश्चन उसमें से आए। ओके। और मैंने उस टॉपिक को 3-4 घंटे दे दिए, तो मैं एक्चुअली किसी और टॉपिक का समय खा गया। तो ये आपको कंपटीशन के शुरुआत में समझना होगा किताब उठा के सब सब्जेक्ट्स की, कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेजर प्रायोरिटी पे हैं, और ऐसे टॉपिक्स जिनसे हर साल 10 या 12 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं। तो वो फिर उसके बाद वो टॉपिक्स जिन्हें कर करके एक्सपर्टीज लाना है, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, पार्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल्स इन केमिस्ट्री हो गए, तो ये तो आप कर करके एक्सपर्टीज लाओ, जितना सॉल्व करोगे उतना अच्छा। तो ये मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि ऑर्गेनाइज्ड हो पहले। कोई नहीं आपसे कह रहा कि एक दिन में पूरी किताब पढ़ मारो, नहीं कर पाओगे आप, ह्यूमनली नहीं कर सकते। तो सर एग्जैक्ट मैं बिल्कुल इस चीज़ को समझ रहा हूँ। मेरा एक जो छोटा सा थॉट्स है वो इस तरीके का है, तो फिर बच्चा इस हद तक डिप्रेस्ड हो जाता है कि वो सुसाइड तक पहुँच जाता है। और काफ़ी केसेस पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखे हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कोई कूद रहा है, कोई फांसी लगा रहे हैं। तो ये आई थिंक लास्ट ऑप्शन होता है इंसान के पास। तो एक 20 साल के बच्चे को ऐसा क्या होता है कि वो इस कदम को उठाने के लिए मजबूर हो जाता है? इसमें 5-6 रीजंस है। एक तो ये कि वो कैचअप नहीं कर पा रहा। आई मीन जैसे वो ये चाहता है कि जिस तरह से कवरेज हो रही है या जिस तरह से और सब कवर कर रहे हैं, मैं भी उसी लेवल की कवरेज रखूं। दूसरा होता है कि इनके बैक ऑफ द माइंड इनको ये कंसर्न होता है कि भाई मेरे पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, तो मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जैसे भी देना। पर इसमें उनको ये समझाने की जरूरत है कि तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, बट द थिंग इज कि वो बेस्ट एफर्ट जो है उसमें भी गलतियां हैं। आई मीन परफेक्शन तो लास्ट स्टेजेस में है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि मजा जो है ना, मजा जिंदगी के सफर में है। ओके। मंजिल से मंजिल तक का सब कोई मजा नहीं है। कोई मजा नहीं है। यहाँ से शुरू कर रहे हो और कहीं और पहुंच रहे हो, तो वहां पहुंचने के बाद थोड़ी मजा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जो रास्ता है जिस पे आप चल रहे हो उस रास्ते को एंजॉय करते हुए अपन को गो विद फ्लो लाइफ में आगे बढ़ना है। तो वो स्ट्रगल्स जब तक आपने नहीं देखी है ना, आप वहाँ सक्सेसफुल होके भी एंजॉय नहीं करोगे। एग्जैक्टली। ये मेरे कई दोस्तों के साथ ऐसा है। जैसे मैं अपने टाइम की बता रहा हूँ, जब मैं यूजी की तैयारी के टाइम पे था, ओके, व्हाट वाज हैपनिंग कि मैं पहले ये कर रहा था कि मैंने इनिशियली अपना 10th और 11th और 12th का सिलेबस खत्म किया पहले लग के 6 महीने। फिर मैंने सिर्फ एमसीक्यूज के ऊपर शिफ्ट हो गया। एमसीक्यूज डेली पेपर उठाया, पेपर सॉल्व किया, पेपर उठाया, पेपर सॉल्व किया, टाइमर के साथ। ये मैं करे जा रहा था, बट इनिशियल परफॉर्मेंस मेरी भी अप टू द मार्क नहीं थी। वहाँ पे जब मैं पेपर देने गया था ना, वहाँ पे देयर वाज अ पर्सन जिसके हर बार अच्छे नंबर थे। तो आई वाज लाइक कि ही स्टार्टेड विद कि मैं शुरू से ही द वेरी इनिशियल 8th 9th 10th भी मैंने वाया कोचिंग ही खत्म किया। एंड ही वाज विद अ ग्रेट टच विद दिस थिंग। पर वो क्या करता था, वो आंसर्स को भी याद रखने शुरू कर चुका था। समहाउ ही वाज रिमेम्बरिंग इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, यू हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, आप उस चीज को कंटिन्यू करते रहो। बट आई वाज लाइक कि ये चीज दैट वुड बी डेट्रीमेंटल जब आप एमबीबीएस की तरफ आते हो, क्योंकि आप हर चीज याद नहीं रख सकते। तो ही वाज लाइक कि तब का तब अभी का भी। आई वाज लाइक हाँ, बात तो सही कह रहा है, तो ये सेलेक्ट होगा, वो हो गया, मैं भी सेलेक्ट हुआ। बट एमबीबीएस में क्या है, इस तरह से समझो कि द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग वो भी वहाँ एमबीबीएस की लाइफ में आके ना, दे हैव स्ट्रगल्स। तो इसके साथ ये हुआ कि इसके साथ इन पर्टिकुलर, क्योंकि हर चीज रटने की कोशिश करता था, तो इसको 3rd ईयर के बाद मेडिसिन में इश्यूज हुए, खासकर कार्डियोलॉजी में। एंड 3rd ईयर के बाद ही ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड आउट कि वो इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट अ कॉल कि यार मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता एमबीबीएस। एंड आई वाज लाइक कि ऐसा क्या हुआ कि some part of medicine are like that कि मुझे समझना ही पड़ेगा।
और जितना डेप्थ में मैं समझूंगा तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। और वो उस चीज को पिछले 6-8 महीने से कोशिश कर रहा था। अब वो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका भी जवाब इसी में है। तो इसने बड़ी हिम्मत करके अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं बहुत अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा, रेदर देन दैट आई वांट टू बी अ शेफ। तो दे वर लाइक कि तू एकदम से ड्रॉप कर देगा क्या, और तू तो 3rd ईयर तक तो आ गया। तो ये बवाल उसके घर में 2-2.5 महीने चला। एंड वो इतने एक्सटेंड तक चीज खराब हो गई थी कि ही शिफ्टेड आउटसाइड द कंट्री। वो कुछ समय जो है अपने भाई के पास रहा ओंटारियो में, और फिर उसके बाद दोनों मिलके डिसीजन किया कि नहीं ठीक है, हम इसको एज ए शेफ आगे ट्रेन करते हैं और ये कुछ ना कुछ वहां से शुरू करें। तो आज की डेट में वो काफी फेमस है। अच्छा, एज ए शेफ उसने अपने पैशन को फॉलो किया और वो उसने अपने उसमें तरक्की करी। और उसका रीजन जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार तू घुस तो चुका था, यू गॉट योर वे थ्रू, एमबीबीएस में तो आ गया। तो ये टोल्ड कि मेरा जो अपब्रिंगिंग है ना मेरी दादी के साथ हुआ। एंड दादी हैज अ वेरी नीट एंड नाइस वे ऑफ कुकिंग, एंड वो उसको बड़ा अट्रैक्टिव लगता था बचपन में। तो वो क्या करता था, वो उसे कॉपी करने की कोशिश करता था, मतलब हाउ नीटली शी डज इट, हाउ गुड शी इज एट दैट। तो वो करते करते ही डेवलप्ड द टेस्ट फॉर कुकिंग। तो वो कहता था कि मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगता मैं थक गया हूँ, या ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ ऑड कर रहा हूँ अपने लिए, मुझे खुशी होती है अगर कोई खा के उसको खुशी मिले, मुझे अच्छा लगता है। करेक्ट है। तो वो उसका माइंडसेट है। तो ये बच्चों के साथ क्या है कि अब क्योंकि अब इस टाइम पे हम आ गए हैं, क्योंकि अब जो है ना, अब जो कल्चर शुरू हो रहा है दैट इज जो आप कहते हो स्टार्टअप्स का कल्चर हो गया। स्टार्टअप। हाँ, तो अब क्या है कि डिसाइड्स 9 to 5 वर्क, वो तो ठीक है आप कर रहे हो तो करो, बट अब जो लोग शुरू करें ना, बी देयर ओन बॉस, वो मेहनत करेंगे, वो एक स्मॉल स्केल बिजनेस शुरू करेंगे, उससे लार्ज स्केल तक लेके जाएंगे। तो अब लोगों का ध्यान इस तरफ आ गया है कि ऐसे स्किल्स लाओ जिससे आप खुद का एक बिजनेस शुरू कर सको। नाइस। सर एक मेरे जहन में क्वेश्चन और है, मेंटल हेल्थ को लेके ही हम लोग बात करेंगे। मोस्टली बहुत सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ उखाड़ा है, पैसा भी कमा लिया, एक अपना नाम बना लिया, सब कुछ कर लिया, पर मेरा डिस्कशन हुआ है, काफ़ी करीबी लोग भी हैं मेरे, कि यार वो लोग ना खुशी फील नहीं करते लाइफ में, वो खुश नहीं रह पाते हैं। तो इसका क्या कारण है? अच्छा, इसको मैं एज ए कहानी बताता हूँ। जी सर। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में, अब मैं किसी का भी नाम नहीं हाँ, state बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल। तो उसका पे पैकेज भी शायद 2.5 CR का था, ओके। और भयंकर सक्सेस, भयंकर मतलब कि देयर इज नथिंग जो कि एक नॉर्मल इंसान उसकी तरफ देख के कहे कि ही इज रनिंग शॉर्ट ऑफ, कुछ भी नहीं था उसमें, बट ही वाज नॉट हैप्पी। एंड उसका ये था कि कुछ समय के बाद, और से 4-6 महीने काम, मतलब ही वाज डूइंग कोई रेगुलर ड्यूटीज अपनी करता था, और उसका लाइफ इतनी मोनोटोनस हो गई थी कि शाम को वो एज अ कार ड्राइवर अपनी कार लेके निकल गया रैंडम लोगों के लिए। हाँ, और द सेकंड थिंग ही टोल्ड मी वाज कि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, मंजिल से मंजिल तक मैं छोड़ दूंगा। तो उसने अलग से ही स्टार्टेड दिस कि मैं छोड़ दूंगा, आप ठीक है। और फिर अपनी लाइफ के बारे में शेयर करता था उन लोगों से, उसका रूटीन क्या है। और वो सी हमारे साथ क्या है कि आउट ऑफ एवरीथिंग ना हैप्पीनेस हमेशा ऊपर रहेगी। हाँ, आप कितना ही कमा लो लाइफ में, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके लाइफ से पहले आएगी, वो आएगी कि मैं एक ग्राउंड जीरो से शुरू कर रहा हूँ, फिर एक लेवल आएगा कि मैं अपने लिए रिसोर्सेज बना लूं, फिर एक लेवल आएगा कि मैं खुश हूँ और मैं चीजें खरीद रहा हूँ, ठीक है। एंड दैट इज बायस हैप्पीनेस, जो आप कहते हो कि आज मैं अपने लिए खरीदा, ठीक है, दैट इज गुड। फिर एक आता है कि आज मैंने और लोगों के लिए क्या खरीदा, वो भी एक लेवल आता है जब मैं इतना क्रिएट कर चुका हूँ कि मैं और लोगों के लिए भी चीजें खरीद सकता हूँ। आई एम हैप्पी बाइंग ज्वेलरी फॉर माई फ्रेंड्स, आई एम हैप्पी बाइंग अ फोन फॉर माई ब्रदर, आई एम हैप्पी बाइंग ड्रेसेस फॉर माई सिस्टर। फिर एक पॉइंट आता है कि मुझे मेरे पास सक्सेस है, मेरे पास आसपास लोग भी हैं, और मैं अपनी हैप्पीनेस किसके साथ शेयर करूं? लोग नहीं है सुनने के लिए आसपास अपने, और इसलिए उन लोगों को अकेलापन फील होता है कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर। इसमें भी मसीह एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि टॉप पे पहुंचने के बाद अकेलापन में, एग्जैक्टली, यस। और टॉप पे पहुंचना भी आसान है, मेंटेन करना वो इसलिए वो तुम्हारे दिमाग को डिस्टर्ब कर देगा। अब वो कैसे कि अगर टॉप पे पहुंच गई और तुम एरोगेंस आ गई,
और तुमने उन लोगों को दूर कर दिया जिन्होंने तुम्हें उस लेवल तक पहुंचाया। होता है। तो वो दूर होते अब द वेरी मोमेंट वो टॉप तक आया वो नीचे उतरना शुरू किया। फिर द अदर मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट जो बताते हैं इसमें वो ये है कि वो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुका था टॉप तक पहुंचने के लिए कि अब उसको टॉप पे पहुंच के खुशी नहीं हो रही। खुशी नहीं हो रही। हाँ, तो अब जैसे बच्चों के केस में होता है ना कि वो बिल्कुल कट ऑफ हो गए रियल लाइफ से। वो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर चुके हैं कि अब उनका एक पॉइंट ऑफ हैप्पीनेस खत्म हो गया। तो अगर वो बहुत हाई लेवल सक्सेस तक भी चले जाएंगे ना तो उसकी जो कीमत भरी है वो उनको हमेशा फील होगी। ओके। अब जैसे हम तो क्योंकि 90s किड हैं तो पता नहीं कितने मैचेस है जो हमने नहीं देखे, पता नहीं कितने ऐसे साइकिल कंपटीशन है, बाइक राइडिंग कंपटीशन है हम नहीं जा पाए, कितने ऐसे इवेंट्स है जहाँ और दोस्त गए हैं भले वो स्पोर्ट्स का हो गया हम नहीं जा पाए। बट एट व्हाट कॉस्ट में यहाँ तक पहुंचा, ये इंसान को हमेशा बैक ऑफ द माइंड कोई बुझाता रहता है। अब क्या है कि एक तो ये कि जो मैं अपने लेवल पे कर सकता था कि मैं इतना रिस्क लेके यहाँ तक पहुंच सकता था वो मैंने किया। अब वो जैसे ही उसको ऑब्लिटरेट करने लग जाता है ना कि ये 20% से कहाँ पहुंच गया, ये 60% तक आ गया, 70% तक आ गया, फिर 80। अब वो क्या है वो उसको अंदर से भुना रहा है कि कितना और करना, कितना और करूंगा अभी आगे। तो ये हमेशा मैटर करता है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि सक्सेस जरूरी है और किस कीमत पे सक्सेसफुल हो रही, कैसे। तो कई ऐसे हैं जो दे हैव दिस ओपिनियन कि मैं अगर हाँ बच्चों में खास करके मैं अगर 24 में से 18 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा। अच्छा, हाँ, ये बहुत अभी हॉट टॉपिक है इस चीज़ का कि मैंने 17 घंटे पढ़ाई करी, मैं 12 घंटे पढ़ता था रेगुलर। या बहुत से बच्चे तो ऐसा भी बोलते हैं कि 24 में से सिर्फ हम सोने के लिए टाइम निकालते थे, बाकी सारा हम स्टडी को दे देते हैं। तो क्या ये सही है मेंटल हेल्थ के लिए? ये सही नहीं। अच्छा, इसका रीज़न बताओ। इसमें आप उसको ये पूछने की जगह कि आप कितना घंटे पढ़ते थे, आप एक बार उसे पूछो ना तुम्हें किस तरह से पढ़ाई करी, तरीका क्या था। वो ज़्यादा अच्छा तरीका था आप अपने एज ए मैसेज कैरी ऑन मैसेज ले जाना चाहते हो अपने बच्चे के लिए, तो उससे आपने ये नहीं पूछा, आपने पूछा कि कितने घंटे पढ़ता है। तो वो क्या है पार्ट ऑफ अपब्रिंगिंग है कि देख हम तुझे इस तरह मोटिवेट करना चाहते हैं कि तू टेबल चेयर पे बैठ के समय दे, वो ठीक है, दैट इज राइट ऑन देयर पार्ट। पर उसने किस डायरेक्शन में मेहनत करी कि वो सक्सेसफुल है, वो मैटर करता है। बिल्कुल। असल सवाल ये अच्छा, इसका जवाब क्या है कि वो 18 घंटे पढ़ नहीं रहा है, आपने उसको गलत तरह से विजुअलाइज कर लिया। वो अपने स्किल्स को धार दे रहा है, he is ready to bleed in the war and he has bleed enough कि फाइनल बैटल में वो जीते। ये एक बहुत कॉमन चीज मैं बताता हूँ लोगों को कि स्किल्स को धार देनी होती है किसी भी लड़ाई से पहले। अगर आपने ये चीज नहीं करी है तो आपका पूरे साल का पढ़ना इस पॉइंटलेस नहीं, मतलब बनता। उस चीज को बार बार रिवाइज करना, ये याद रखना कि अगर मेरे लिए क्वेश्चन पेपर में आता है तो मेरे को एक इसका आंसर ही है और इसका एक्सेप्शन ही है, आंसर के अलावा। कि अगर क्वेश्चन घुमा के भी पूछेगा तो इसका एक्सेप्शन ही है। यहाँ लोग गलत हो जाते हैं। या फिर ऐसे कि भाई मुझे कुछ वैल्यूज जो है लॉग टेबल की याद रखनी है ताकि मेरा कैलकुलेशन का टाइम कम रहे, या कुछ रूट वैल्यूज याद रखूंगा मैं ताकि मैं फटाफट सॉल्व कर पाऊँ। तो एक इंसान जो एक्चुअली सक्सेसफुल है ना, वो आपको ये बताएगा कि मैंने कितना ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करी। वो ये बताएगा कि मैं इधर का समय बचाता था तो मैं फटाफट लाइब्रेरी जाके फिर न्यूमेरिकल्स की बुक ला के सॉल्व कर देता था। या फिर ऐसे कि मुझे रिवीजन करना होता था तो मैंने ये तो खैर एक्चुअल मुझे किसी बच्चे ने बताया कि मैंने अपने कमरे की जो एक दीवार थी उस पूरे पे बोर्ड्स लगा रखे थे। ओके। ये मुझे एक बच्चे ने बताया। दीवार पे ही? हाँ, उसने जो है व्हाइट बोर्ड जो आता है छोटे छोटे बोर्ड्स लगाती है जैसे फिजिक्स का। लाइक आप ये चीज़ है कि आप खुद को खुश कर रहे हो ज़बरदस्ती कि हाँ मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, आप एक्सपेक्टेशन बना रहे हो अपनी, और फिर डिप्रेशन में जाने का कारण भी आपका यही है कि इस एक्सपेक्टेशन को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे हिसाब से बच्चों को यंगस्टर एज में और सारी चीज़ें, तो इन लोगों को गो विथ फ्लो चलना चाहिए, जिस वजह से उन लोगों का मेंटल हेल्थ खराब नहीं हो, क्योंकि ये अभी जर्नी स्टार्टिंग है। 19-20 साल 21 साल एक स्टार्टिंग होता है लाइफ का। आगे जिंदगी के अंदर कहीं मौके ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे वो लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आज काफ़ी सारे वो जो मेरे मिथ्स है और काफ़ी फेंसिंग थी, बहुत बाउंड्रीज थी जो कि दूर हुई है आपकी बातों से सर, और काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। होप सो इस पॉडकास्ट को जितने भी लोग देखें वो इससे काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर और उनको अप्लाई करेंगे। तो ये आज का पॉडकास्ट हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और
काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सीखने को मिली इस चीज़ से। और भी आपको आगे अच्छे से अच्छे पॉडकास्ट मिलते रहेंगे। आपको किस कैटेगरी का पॉडकास्ट देखना है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और कोशिश कीजिए कि जितने लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो चैनल को फॉलो ज़रूर करें और शेयर करें उन लोगों को जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।